It's your political Aarti. So we are continuing our series of class 6th with chapter 7 from a kingdom to an empire. तो अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे महाजनपदास बने, फ्रॉम जनपदास एंड जनपदास छोटी कम्युनिटी से फिर कैसे जनपदास बने. तो ये पूरा क्रोनोलॉजिकल पूरा सीरीज़ में हमने देखा. पहले छोटी छोटी कम्युनिटीज़, ठीक है, ट्राइब्स, कम्युनिटी जिनके लीडर हुए, फिर वो और बड़े होते गए, फिर वो जनपदास बने, जनपदास से वो ग्रेट रूलर्स बने, महाजनपदास बने. महाजनपदास के बारे में हमने थोड़ा बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म रिलीजन के बारे में समझा एंड थोड़ा बहुत वहाँ के उस टाइम के एटमॉस्फेयर, पॉलिटिकल रीजन, सोशल डिफरेंस, इन सब के बारे में पढ़ा. ठीक है, अब हम आते हैं किंगडम के ऊपर. ठीक है, एम्पायर, किंगडम, वो बहुत बड़ा होता है, ग्रेट होता है. उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे किंगडम क्या होता है, एक पूरा बहुत बड़ा लार्ज एरिया आता है जिसमें और भी सारे छोटे छोटे राज्य आ जाते हैं. छोटे छोटे यानी कि एम्पायर्स उसमें इंक्लूड हो जाते हैं. सो अब पहले हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं. आप देखेंगे आपके कॉइन के ऊपर या फिर ये जो एम्बलम है, ठीक है, लायन एम्बलम है, ये हमारा गवर्नमेंट एम्बलम है. ठीक है, इसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर. ये क्यों है और ये कहाँ से हमको मिला है? ये आपको मिलता है एम्बलम, ये स्टोन जो पिलर है सारनाथ में, वहाँ से मिलता है. ये अशोका जो ग्रेट रूलर है, ये वहाँ उसके एम्पायर यानी कि किंगडम से मिला है. सॉरी टू से एम्पायर, बट किंगडम से मिला है. ठीक है, ये स्टोन पिलर था, बहुत मैसिव, बहुत बड़ा स्टोन पिलर था सारनाथ में. सारनाथ, होप सो आपको याद होगा सारनाथ कौन सा प्लेस है. फर्स्ट टीचिंग जहाँ पे बुद्धा ने दी थी अपनी, ठीक है, ये वो प्लेस है. तो यहाँ से हमको मिलता है. अब हम थोड़ा सा ना जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, क्योंकि इसके एम्बलम में ना ये एक चक्र है जिसको हम अशोक चक्र बोलते हैं. ठीक है, आपको इस अशोक चक्र का ये आप देखते हैं कि हमारे तिरंगे में भी है. ठीक है, एंड और भी जगहों पे हमें, जैसे कि एक तरीके से मैं अवार्ड तो नहीं कहना चाहूँगी, एज अ ब्रेवरी के लिए हमें उसके लिए भी मिलता है अशोक चक्र, लाइक उसमें आर्मी में, इंडियन आर्मी में. सो यहाँ पे हम अशोका की बात करते हैं. अशोका कौन थे? अशोका एक ग्रेट रूलर था. ठीक है, जिसमें हम इसके बारे में हमें पता कैसे चलता है, इसने ना इंस्क्रिप्शंस लिखवाए. आपको याद होगा सबसे स्टार्टिंग में चैप्टर था इंस्क्रिप्शन, मैन्यूस्क्रिप्ट, इन सब के बारे में. तो इसने इंस्ट्रक्शंस दिए थे उन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर, उन पिलर्स के ऊपर. और वो लैंग्वेज कौन सी थी? इधर ब्राह्मी होती थी वो लैंग्वेज, लिपि ब्राह्मी होती थी, और लैंग्वेज प्राकृत होती थी, ताकि जो आम लोग हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल है, उसको पढ़ सके, समझ सके. और ये रॉक सरफेस पे ही लिखवाई जाती थी इंस्क्रिप्शन. उसका रीज़न था ताकि इसको कोई भी चेंज ना कर सके और वो क्लियरली सबको विजिबल हो और उसको कोई हटा ना सके, मतलब कि कैसे भी कोई चेंज ना कर सके. अब इसकी भी स्टोरी है, अशोका की भी. अशोका की जो स्टोरी है वो ऐसे है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, आपको याद होगा मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर थे चाणक्य. ठीक है, तो उनकी स्टोरी ऐसे है दैट जो महापद्म नंदा थे, जो नंदा डायनेस्टी थी आपकी मगधा रूलर्स में, जो मगध के एक रूलर थे महापद्म नंदा, जो नंदा डायनेस्टी से आते थे. अभी डायनेस्टी के भी बारे में पहले मैं आपसे बात कर लूँ. डायनेस्टी क्या होती है? जब एक ही फैमिली के मेंबर क्या करते हैं, रूल करते रहते हैं वन आफ्टर अनदर. जैसे कि फादर के बाद उनका सन, फिर उसके सन के बाद उनका सन, तो वो रूल करते. जैसे अगर हम मौर्यास की डायनेस्टी के बारे में बात करें तो मौर्यास की डायनेस्टी में 3 रूलर है. जैसे कि मतलब कि 3 रूलर इंपॉर्टेंट है, रूलर और भी आए हैं, जैसे कि चंद्रगुप्ता, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, देन उसका बेटा बिंदुसारा, देन बिंदुसारा का बेटा कौन था? अशोका. ये पूरा लीनियज कंटिन्यू रहा है, डायनेस्टी कंटिन्यू रही है. तो जब हम डायनेस्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे फाउंड किसने की थी मौर्य डायनेस्टी को? चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड की थी. लेकिन किसकी हेल्प से फाउंड की थी? ये इस्टेब्लिश की थी, स्थापित की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी डायनेस्टी को चाणक्य की हेल्प से. चाणक्य के काफ़ी सारे नाम हैं. इनका एक नाम कौटिल्य है, ठीक है, एक नाम इनका चाणक्य है, और एक नाम है इनका विष्णुगुप्त. विष्णुगुप्त जो उनका बर्थ नेम है, जो उनके पेरेंट्स ने उन्हें दिया था. और इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है जिसको आज भी काफ़ी सारे बड़े पॉलिटिशियंस, इंटेलेक्चुअल पीपल, अर्थशास्त्र जो उनकी बुक है उनको फॉलो करते हैं समझने के लिए. पॉलिटिक्स को, एक देश को चलाने के लिए, रूल करने के लिए, कैसे रूल करना उसको समझने के लिए उसको
उससे गो थ्रू करते हैं, उसको रीड करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो अब इनकी बात करते हैं चाणक्य की, तो ये जो चाणक्य है, विष्णुगुप्त है, ये नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके होते हैं। जब ये अपनी विद्या पूरी कर लेते हैं तो क्या होता है, जो धनानंद होता है वो एक ना काफ़ी ज़्यादा ऐशो आराम में जीने वाला राजा होता है, किंग होता है, जो क्या कहते हैं सिर्फ लाइक वो ना अपने मिनिस्टर्स की वैल्यू नहीं करता होता है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता होता है। और अगर कोई ऐसा लीडर होता है जो अपने मिनिस्टर्स, अपने साथ में काम करने वालों की, उनको उसको सलाह देने वालों की वैल्यू नहीं करता, तो उसका क्या होता है, ईजिली बहुत डिस्ट्रक्शन जल्दी आ जाते हैं उसके। तो चाणक्य के जो पेरेंट्स थे उनको नंदा, जो धनानंदा था, वो क्या कर लेता, कैप्चर कर लेता है। एंड यहाँ पे फिर चाणक्य क्या होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा आता है। एंड वो काफ़ी चीज़ों के लिए ना एक्चुअली धनानंदा के कोर्ट में, क्योंकि मिनिस्टर होते हैं, तो उनको सलाह भी देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो ग्रेट रूलर का काम ये नहीं है, वो नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, जो आपको एडवाइस देता है, ठीक है, और जो आपके भले के लिए बात करता है, तो हमेशा उस पर्सन की बात सुननी चाहिए, उसका इंसल्ट नहीं करना चाहिए उल्टा। तो ये धनानंदा क्या करते हैं, चाणक्य को अपने कोर्ट से निकाल देते हैं। तो चाणक्य उस टाइम पे क्या लेते हैं, एक ओथ लेते हैं, कि एक शपथ लेते हैं कि मैं क्या करूँगा, जो नंदा डायनेस्टी है इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा, और एक नया राजा मैं खुद उसको स्टैब्लिश करूँगा, खुद बनाऊँगा राजा मैं, इसलिए इसे किंग मेकर बोला जाता है। तो फिर ये जो मौर्य हैं, यानी कि जो चंद्रगुप्ता है, एक लड़के को देखते हैं, ढूंढते हैं, एंड उसको ये पूरी तरीके से स्कल्पचर करना शुरू करते हैं, उसको बनाना शुरू करते हैं कि किंग कैसा होता है। सो इनका पूरा हाथ है मौर्य डायनेस्टी को स्टैब्लिश करने में, जो कि 2300 ईयर्स अगो स्टैब्लिश हुई थी। सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जिस एम्पायर की हम बात कर रहे हैं, जिस किंगडम की हम बात कर रहे हैं, मौर्य एम्पायर की, तो यहाँ पे थोड़ी कैपिटल्स बताई गई हैं इनकी, कि कैपिटल कौन कौन सी थी। जैसे कैपिटल है पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, उज्जैन। लास्ट टाइम पे हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ है। उसका रीज़न है, तक्षशिला जो है ना, आप मैप पे देखिए, जो तक्षशिला है ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ है आपका, ये वेस्ट है आपका, ये नॉर्थ वेस्ट का गेटवे है। वहीं पे जो उज्जैन है, उज्जैन महाकाल की नगरी, ठीक है, आप जानते ही हैं कि उज्जैन महाकाल की नगरी है। तो यहाँ पे जो महाकाल की नगरी है उज्जैन, ये सेंट्रल एशिया का रूट है, ठीक है, कहाँ जाने के लिए, नॉर्थ से साउथ जाने के लिए, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं पाटलिपुत्रा, अगेन पटना के नाम से जिसे आज जानते हो, ये आपकी पाटलिपुत्रा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, और ये तो अभी आप आगे देखेंगे क्यों इतनी इंपॉर्टेंट सिटी है। यहाँ पे तो बड़े बड़े मिनिस्टर और क्या कहते हैं, जो रॉयल गवर्नर होते थे या प्रिंस होते थे, राजकुमार होते, तो वो डायरेक्ट इसको कंट्रोल करते थे। इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, ठीक है, जैसे ये कलिंगा है, टोपरा है, मेरठ है। अच्छा, टोपरा मेरठ को मैंने क्यों यहाँ पे हाईलाइट किया, मैं बता दूँ। यहाँ पे क्या होता है, टोपरा मेरठ की ये खासियत बात है कि ना, यहाँ पे ना टोपरा और मेरठ में आपको एक तरीके से ट्रांसपोर्ट दिखता है, किसका, अशोका पिलर का। जो दो अशोका पिलर थे, उनको जो फिरोज शाह तुगलक है उसने टोपरा से ट्रांसपोर्ट करवाया था, लाइक मेरठ दिल्ली के, उसने वहाँ पे उसको दोबारा से वहाँ पे लाइक स्टैब्लिश ट्रांसपोर्ट करवा दिया था, ठीक है। एंड फिर कलिंगा की स्टोरी आती है, जो आज के टाइम पे उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कलिंगा की स्टोरी भी थोड़ी सी अशोका से अशोका से रिलेटेड है, और थोड़ी सी लाइक बहुत ज़्यादा सॉरोफुल स्टोरी है। उसका रीज़न भी हम देखेंगे आगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि एम्पायर और किंगडम में डिफरेंट क्या है। तो जो एम्पायर है वो क्या होता है, किंगडम से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्परर्स क्या होते हैं, उनको ज़्यादा रिसोर्सेज की नीड होती है। वैसे ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है अर्लियर, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि किंगडम्स में बहुत सारे एम्पायर होते थे, या फिर आप एम्पायर एंड किंगडम वाइस वर्सा समझ सकते हो, ठीक है। एक सिक्के के दो पहलू है। खैर, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एम्पायर डिफरेंट क्यों है किंगडम से। जो एम्पायर है उसमें क्या होता था, एम्परर जो होता था उसको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी, और एम्पायर ज़्यादा क्या होते थे, लार्जर होते थे किंगडम से। इनकी ज़्यादा बड़ी आर्मी होती थी, और ज़्यादा ऑफिशियल्स होते थे, यानी कि जो उनके ऑफिसर्स होते थे, ठीक है, मिनिस्टर्स होते थे, वो ज़्यादा होते थे, और वो टैक्स कलेक्ट करते थे,
टैक्स भी ज़्यादा आता था। अब हम अगर एम्पायर को रूल करने की बात करें तो एम्पायर को रूल कौन करता था? ऑफ कोर्स किंग करेगा, ठीक है, यानी कि एम्परर करेगा रूल उसको। और यहाँ पे हमें पाटलिपुत्र के बारे में पता चलता है। पाटलिपुत्र जो कि कैपिटल थी उस टाइम पे मौर्य किंगडम की, वो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में रहती थी? एम्परर के कंट्रोल में रहती थी। ऑफिशियल्स यहाँ पे आते थे और टैक्स कलेक्ट किया करते थे, ठीक है, किस किस से? फार्मर से, हार्डर से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर से, ठीक है। और वो कभी कभार क्या किया करते थे? पनिश भी किया करते थे। किनको? उन लोगों को जो क्या नहीं करते थे, ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते थे या रूलर्स के ऑर्डर को डिसोबे करते थे। एंड उनके ऊपर क्या रखी जाती थी? नज़र भी रखी जाती थी। इनके स्पाई जो किंगडम के जो आपके यानी कि एम्पायर के जो एम्परर होते थे वो क्या करते थे? यहाँ पे इनके ऊपर नज़र रखने, इन ऑफिशियल्स के ऊपर नज़र रखने के लिए कि ये ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सुपरवाइज करने के लिए इनके ऊपर गुप्तचर, हिंदी में नहीं बोलते हैं, स्पाई, उनको उनके ऊपर रखते थे। एंड इसके अलावा जो रॉयल फैमिली के मेंबर होते थे, ठीक है, या फिर जो सीनियर मिनिस्टर है या फिर जो प्रिंसेस है, राजकुमार हैं, ठीक है, उनको एज अ गवर्नर भेजा जाता था पाटलिपुत्र में, और ये लोग यहाँ पे कंट्रोल किया करते थे पाटलिपुत्र को। इसके अलावा और भी आपकी इंपॉर्टेंट सिटी है जैसे कि तक्षशिला और उज्जैन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि तक्षशिला और उज्जैन में क्या क्या इंपॉर्टेंट था उसके बारे में बताया गया, जैसे कि यहाँ पे बताया गया नॉर्थ वेस्ट, यानी कि जो तक्षशिला का सेंटर है वो इंपॉर्टेंट था किसके लिए? ब्लैंकेट के लिए। वहीं पे जो साउथ इंडिया है जहाँ से आपको उज्जैन से साउथ की तरफ जाना होता है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट था? ये गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है, प्रीशियस स्टोन के लिए इंपॉर्टेंट था। तो काफ़ी ट्रेड के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ट्रांसपोर्ट के पर्पज से। और मौर्याज ने बहुत ज़्यादा रोड्स को, रिवर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिल सके। और इसका हमें पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने, ठीक है, यानी कि चाणक्य ने। और अगर हम बात करें टैक्स की तो देखिए कुछ ट्राइबल लोग होते थे जो फॉरेस्ट में रहते थे, या फिर कुछ ऐसे लोग होते थे जो लाइक टैक्स नहीं देते थे, वो राजा को फिर भी कुछ ना कुछ ऑफर करते थे, ठीक है। और वो ऑफर जो होता था यानी कि जो भी गिफ्ट होता था, जो भी वो ऑफर कर रहे हैं, वो कोई ना फोर्सफुली नहीं होता था। वो लाइक ऐसा नहीं था कि राजा को देना ही देना, वो अपना विलिंगली देते थे, चाहे कम विल्स पावर से दे रहे हैं, यानी कि इतनी इच्छा है या नहीं है, बट देते हैं वो गिफ्ट, ठीक है। वो गिफ्ट दिया करते थे राजा को जो भी उनके पास है उससे, ठीक है। टिम्बर, अगर मान लो कोई एलिफेंट पालता है, महावत है, तो वो एलिफेंट के एलिफेंट आइवरी देता था, ठीक है, एलिफेंट के दांत देता है, टिम्बर, हनी, वैक्स, ये सब ऑफर किया जाता था। फॉरेस्ट पीपल जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस देते थे। यहाँ पे एम्परर के बारे में थोड़ा बताया गया कि एम्परर की सिटी कैसी थी और वो रूलर जो था वो कैसे रूल करता था। इसमें क्या होता है, आपका एक ग्रीक रूलर था, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अपने एम्बेसडर, एम्बेसडर का मतलब है उसका मैसेंजर, ठीक है, उसका दूत, उसका मैसेज पहुंचाने वाला जो है मेगास्थनीज, ठीक है, अपने उसके एम्बेसडर का नाम था मेगास्थनीज, रूलर का नाम था सेल्यूकस निकेटर। ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में इसको भेजता है, ठीक है, उसका मतलब कि एक तरीके से ट्रीटी के लिए, समझौते के लिए, दोस्ती के लिए। तो उसमें मेगास्थनीज ने ना एक बुक लिखी है, उसका नाम है इंडिका, ठीक है। आपको पढ़ने की ये ज़रूरत नहीं है कि लाइक इसका बुक का नाम क्या है, मैं बस आपको डिटेल्ड वर्जन बता रही हूँ। तो इसका नाम है बुक का इंडिका, मेगास्थनीज ने लिखी है। और इस इंडिका बुक में उसने इन्फॉर्मेशन दी है किसके बारे में, कि एम्परर कैसे रहते थे। और जैसे उसमें बताया कि जो एम्परर था वो गोल्डन पैलक्विन पे, ठीक है, पालकी के ऊपर बैठा रहता था, उसके चारों तरफ गार्ड होते थे, फीमेल गार्ड्स भी होती थी, और उसकी पालकी थी, और जो एलिफेंट थे वो गोल्ड और सिल्वर से पूरी तरीके से डेकोरेट होते थे। उसके आसपास गार्ड्स ट्री कैरी करके चलते थे, एंड उसके ऊपर बर्ड्स रहते थे, पैरट रहते थे, और वुमेन, आर्म्ड वुमेन भी रहती थी। और अगर कुछ भी कोई उसको ऐसा लगता था कि कोई उसको हर्ट करने वाला है तो क्या कर दिया जाता था, उसको किल कर दिया जाता था उस पर्सन को जिस पे डाउट होता था। और सर्वेंट किंग के लिए क्या करते थे, टेस्टी फूड सर्व किया करते थे। तो ऐसे बहुत बारे में बताया गया इसके बारे में। एंड इसके अलावा ये भी बताया गया है कि वो कभी भी जो किंग होता था वो सेम बेडरूम में नहीं सोता था, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि उसको अटैक करने का खतरा बढ़ जाए, तो सेम बेडरूम में नहीं सोया करता था। एंड पाटलिपुत्र जो मॉडर्न टाइम पे अभी पटना के नाम से जाना जाता है, वो एक बहुत ब्यूटीफुल सिटी थी, बहुत लार्ज सिटी थी, सराउंडेड थी मैसिव वॉल से, 570 टावर्स थे उसमें, 64 गेट्स थे, हाउसेस 2 स्टोरी यानी कि 2 मंजिल या 3 मंजिल के
घर हुआ करते थे मड, ब्रिक या फिर वुड के बने करते थे, जिनको बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया जाता था। अब हम बात करते हैं कलिंगा, जो हम बात कर रहे थे कलिंगा की, यानी कि जिसको प्रेजेंट डे में किसके नाम से जाना जाता है, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा के नाम से जाना जाता है, जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। तो ओडिशा के बारे में अगर हम बात करें तो क्या था, ओडिशा यानी कि कलिंगा का जो किंगडम था, अशोका क्या कर रहा था, कन्क्योर करता जा रहा था, जीतता जा रहा था सभी राज्यों को। तो वो यहाँ पे भी इस किंगडम को भी जीतना चाहता था। तो मौर्य रूलर क्या करता है कि यहाँ पे यानी कि जो अशोका है, ये यहाँ पे वॉर करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोस्टल ओडिशा के नाम से ये एक फाइट लड़ता है और ये कन्क्योर कर लेता है कलिंगा को। और जो कलिंगा के पीपल है, देखिए यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन आधा दिया गया है, कलिंगा के लोगों ने भी बहुत लॉन्ग टाइम तक, मतलब कि काफ़ी मंथ तक ये वॉर चली थी, पता नहीं 1-2 महीने ऐसे तक वॉर चलती रहती है। क्योंकि जब यहाँ पे कलिंगा के लोग मर जाते हैं, यानी कि मेन मर जाते हैं, तो यहाँ पे वुमेन्स आ जाती हैं, वो फाइट करती है। यहाँ की जो कलिंगा की प्रिंसेस थी, वो उसने लड़ाई लड़ी थी एट लास्ट, बट उसने कहा था that हम लड़े बगैर हार नहीं मानेंगे, हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे, बट हम गिव अप नहीं करेंगे। सो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड शेड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है। उसको देख के जो अशोका है, उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है, एंड वो क्या करता है, इस वॉर को गिव अप कर देता है। ठीक है, कॉन्क्वेस्ट के, लेकिन ये वो जीत जाता है, क्योंकि कलिंगा में सब हार चुके थे, तो कलिंगा अब उसके अंडर आ जाता है और उसके बाद जीत जाता है वो। और उसके बाद क्या करता है, क्योंकि वहीं पे जब बैटल फील्ड में ही उसको एक 7 ईयर का ना मॉन्क मिलता है। ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क मिलता है, तो वो अशोका उसको अपना गुरु बना लेता है उनको, और उसके बाद वो बुद्धिज्म रिलीजन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। बाकी मैंने आपको ये बताया ही था कि अशोका ने अपने मैसेज इंस्क्रिप्शन पे लिखवाया किस लैंग्वेज में, प्राकृत, एंड स्क्रिप्ट क्या थी, वो थी लिपि, यानी कि लिपि क्या थी, ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, और फिर उसके बाद जब ये बुद्धिज्म रिलीजन को एक्सेप्ट करता है ना, तो ये धम्मा को एक्सेप्ट कर लेता है, अपना लेता है। धम्मा मीन्स धर्म। ठीक है, धम्मा प्राकृत वर्ड है एंड धर्मा संस्कृत वर्ड से लिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि लाइक आपको किसी को किल नहीं करना है, धर्मा का मीन्स यही है कि वॉर नहीं करना है, वॉयलेंस नहीं करना है, एंड एनिमल्स की भी आपको क्या करनी है, प्रोटेक्शन करनी है। और यहाँ पे एक्चुअली ये इसके बाद ही आता है, जब वो कलिंगा का वॉर होता है। अभी देखेंगे 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्कर्ड कलिंगा। ठीक है, अबाउट ये लिखा हुआ है, उसका इंस्क्रिप्शन है कि बहुत सारे लाखों लोग मारे गए, कुछ कैप्चर कर लिए गए, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ, और मेरी वजह से काफ़ी सारे लोग मारे गए। और यहाँ पे ब्राह्मण्स, मॉन्क, वो लोग भी मरे हैं, काफ़ी सारे लोग स्लेव बन के, काफ़ी लोगों ने अपने लव वन को खोया। तो इसलिए वो बताते हैं धम्मा के बारे में। इसके बाद उन्होंने अपने जो ग्रैंड सन है, अपने सन है ग्रैंड सन, उनको भी धम्मा के बारे में बताया और धम्मा को और ज़्यादा स्प्रेड किया ताकि आगे ये ब्लड शेड ना हो। ठीक है, तो अब हम बात करें धम्मा के बारे में, तो धम्मा क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। धम्मा की अगर हम बात करें तो धम्मा ये वो धर्म नहीं है जिसमें आपको पूजा करनी है किसी भगवान की, किसी मूर्ति की, या सेक्रीफाइस परफॉर्म करना है, या कोई रिचुअल करना है, नहीं। ये पूरा एक मोरल एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड है, जिसमें ड्यूटीज़ बताई गई हैं, और ये बताया गया है कि आपको लाइक लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए। और ये टीचिंग्स किसकी है, बुद्धा की है, क्योंकि बुद्धिज़्म रिलीजन को अशोका ने फॉलो किया था। तो इसमें यहाँ पे ना अशोका ने बोला कि जैसे एक फादर की ड्यूटी होती है कि वो अपने बच्चे को, अपने चिल्ड्रंस को सिखाए, चीज़ों को बताए, तो ऐसी ही एक किंग की ड्यूटी है कि वो अपने सब्जेक्ट, क्योंकि उस किंग के लिए भी सब्जेक्ट यानी कि जो वो लोग हैं वो भी उसके बच्चे की तरह है, उनको सिखाना उसकी ड्यूटी है। सो उसने देखा कि उसके टाउन में क्या है, यानी कि एम्पायर में क्या है कि काफ़ी लोग झगड़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट है रिलीजन्स के ऊपर, स्लेव सर्वेंट जो है उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा ठीक से उनके मास्टर्स के थ्रू, एंड बहुत सारे झगड़े हैं फैमिली में, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपॉइंट की है धम्मा महामता। ठीक है, धम्मा महामता क्या होता है, ये ऑफिशियल्स थे जो धम्मा के मैसेज को लोगों तक क्या करेंगे, पहुंचाएंगे, प्लेस टू प्लेस। ठीक है, पीपल तक पहुंचाएंगे धम्मा के बारे में। और अशोका ने इसी वजह से काफ़ी सारे मैसेजेस जो थे अपने किसके ऊपर इंस्क्राइब करवाए हैं, रॉक एंड पिलर्स के ऊपर। और ऑफिशर्स को ये इंस्ट्रक्ट करा जाता था कि आपको क्या करना है, लाउडली लोगों को रीड करवाना है
लोगों के लिए रीड करना है, सॉरी लोगों को रीड नहीं करवाना, आई मीन टू से जो लोग पढ़ सकते हैं वो खुद पढ़ लेंगे, और कई लोग क्या है पढ़ भी नहीं सकते, प्राकृत लैंग्वेज भी नहीं, अगर वो पढ़ नहीं सकते तो उनके लिए आपको क्या करना है, रीड करना है मैसेज, ताकि सब तक वो मैसेज पहुँचे। एंड सिर्फ ऐसा नहीं कि इसने मैसेंजर अपने ही एम्पायर में भेजे, बल्कि ये मैसेंजर उसने अलग अलग दूसरे दूसरे लैंड पे भी भेजे, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, और उन्होंने स्पेशली जो उनकी बेटे थे महेंद्र, ठीक है, एंड संघमित्रा, ठीक है, श्रीलंका में भेजे। इसलिए आपको ये दो नाम काफ़ी ज़्यादा कॉमन दिखते हैं, स्पेशली श्रीलंका में ज़्यादा ये नेम दिखते हैं आपको, ठीक है। उनके एक्स जो प्रेसिडेंट वगैरह वो भी रह चुके, उनके नेम है ये, ठीक है। तो डॉटर जो थी उनकी संघमित्रा, उनका जो बेटे थे महेंद्रा, ठीक है, इनको भी उन्होंने एज अ मैसेंजर बना के श्रीलंका भेजा था। और फिर उसके बाद काफ़ी सारे इसने क्या करवाए हैं, डग वेल्स यानी कि कुएँ खुदवाए, रेस्ट करने के लिए हाउसेस बनवाए हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अरेंज किया है, ठीक है, प्लेसेस को शेल्टर्स बनवाए हैं, ह्यूमन एंड जो एनिमल है दोनों को उसने बोला कि सबको अच्छे से ट्रीट करना। फिर यहाँ पे अशोका का मैसेज बता रखा है, ये देखिए लास्ट में, ये ब्राह्मी लिपि, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ये देवनागरी है, मतलब कि स्क्रिप्ट का मतलब होता है आप कैसे लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने वही मैसेज दिया है कि लाइक आपको क्या करना चाहिए, अशोका का क्या मैसेज था कि स्लेव को अच्छे से ट्रीट करो, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहो, ठीक है, वही जो मोरल एथिकल वैल्यू है, ठीक है। और सभी रिलीजन को क्या करना है, इक्वली मानना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्या कहते हैं क्रिटिसाइज़ करो आप दूसरे रिलीजन को और अपने रिलीजन को प्रेस करो। तो ये सब उन्होंने मैसेज दिए हैं। अच्छा, ये पिक्चर मैं बता दूँ, ये एक बुल की पिक्चर है, ये अभी कहाँ है, ये अभी टाइम पे ये राष्ट्रपति भवन में है दिल्ली में, लेकिन ये कहाँ से लाया गया, ये लाया गया है बिहार से, रामपुरवा से, इसको रामपुरवा बुल के नाम से भी जानते हैं। और ये पिलर है, मौर्य पिलर है, मौर्यन एम्पायर का पिलर है, ठीक है, रामपुरवा बुल। So that's all about the chapter. I hope I covered each and everything in this chapter, and hope you like this chapter, my content, and if you like so, do like, share and subscribe. Thank you so much.